डिज़ाइनिंग मेरे लिए खुद को जाहिर करना है। यह वो चीज़ है जो लोगों को दुनिया में खुद को जाहिर करने में मदद करती है। डिजाइन का मतलब है क्रिएटिविटी और चित्रों के माध्यम से हमारे रोजमर्रा में होने वाली मुश्किलों को हल करना। ऐसे हल खोजना जो लोगों के लिए होने के साथ नए हों और टिकाऊ हों। डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कला हो, जुनून हो। किसी को भी गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को आजाद रखना चाहिए। डिजाइन को एक लाइन में बता पाना मुश्किल है। अगर आप डिजाइन को कुछ ऐसा कहते हैं जिसमें आप एक विचार देते हैं, जैसे कि एक कला जिसके पीछे विचार हो, कुछ ऐसा जो कला से आगे की बात कहता हो। क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस के पिछले एपिसोड में हम आपको अहमदाबाद के दो खास जाने माने कपड़ों के बाजार दिल्ली दरवाजा और दरियापुर की ओर ले गए थे, जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन या NID के छात्रों ने अपने डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए कच्चा माल खरीदा। आज हम NID के कैंपस में लौट आए हैं, जहां छात्रों ने डिजाइन लैब में अपना काम शुरू कर दिया है। जो अभी सेकंड हैंड कपड़े, टुकड़े, कतरन और टेक्सटाइल वेस्ट हैं, वो जल्द ही एक नया रूप, एक नया आकार, एक नया उद्देश्य और एक नया जीवन ले लेंगे। जिस तरह से छात्र डिजाइन की सामग्री और विधि को अपनाते हैं, वो हर डिजाइन प्रोजेक्ट को खास बना देते हैं। लेकिन फिर भी डिजाइन के लिए कौन सा तरीका अपनाना है, शुरुआती समय में ये साफ नहीं हो पाता है। किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया की तरह छात्र अक्सर एक विचार के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में जब उन्हें एहसास होता है कि ये आइडिया काम नहीं कर रहा, तो फिर वो डिजाइन को लेकर किसी और दिशा में अपना रुख कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीकों को चुना कि अगर कच्चा माल एक साड़ी है तो उन्हें पता होता है कि इसे कई पट्टियों में काटा जा सकता है, फिर उसे काटकर सूत बनाया जा सकता है और उस सूत को फिर से बुना जा सकता है। या फिर मेरे पास अगर कपड़े की एक चादर होती तो मैं उसकी मदद से छोटे छोटे पैचवर्क बना सकती थी, या फिर एप्लिक वर्क यानी कपड़े पर की गई कशीदाकारी कर सकती थी। तो हमारे पास ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने बुनाई और क्रोशिये की खोज की है। हमारे पास ऐसे लोगों के भी उदाहरण हैं जिन्होंने ब्रेडिंग की खोज की है। कुछ लोगों ने स्मोकिंग से लेकर कई प्रकार की बुनाई भी की है, और बुनाई भी कई तरीके की। किसी ने करघे पर बुनाई पर सवाल उठाया, किसी ने बुनाई पर, और किसी ने सिर्फ बुनाई के फ्रेम पर। मैं एक कपड़े की रस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो फैक्ट्री वेस्ट से स्क्रैप की तरह बनाई गई है, और मैं कॉइलिंग और बास्केटरी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ रूप और संरचना बनाने के लिए काम कर रही हूँ। जब मैंने रस्सी देखी तो मैं सोच में पड़ गई कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। इसमें से एक क्रोशिया या बुनाई या उसी की तरह कुछ था। यह कुछ ऐसा था जिसमें उन्हें आपस में जोड़ने की आवश्यकता थी। उन्हें जोड़ना इंटरलेसिंग तकनीक जैसा है। Be the most optimal way to make a surface out of it. So I chose patchwork as a method of like reworking on the patches. And when I went to Daryapur, I chose. मैंने पैचवर्क को पैच पर दोबारा काम करने की एक विधि के रूप में चुना, और जब मैं दरियापुर गया तो मैंने फूलों के प्रिंटेड पैटर्न चुने, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ समान दिखने वाले पैटर्न के साथ पैच बनाना है। मैंने दरियापुर के बाजार से जो टेक्सटाइल वेस्ट चुना, वो सब औद्योगिक वेस्ट की चादरों का बचा कुचा माल था, और इसलिए उन सभी में एक जैसे फूलों के प्रिंट थे। मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें एक साथ पैच करना शुरू कर दिया। मैं इस अवधारणा से रोमांचित था, जैसे हमने बड़े होते हुए अपने परिवारों में देखा, जहाँ रजाई विशेष रूप से पैचवर्क का उपयोग करके बनाई जाती थी। इसलिए पुराने कपड़े विशेष रूप से धोती आदि के लिए लिए जाते थे और उन्हें रजाई बनाने के लिए सिल दिया जाता था। I was fascinated by the concept of patchwork
And because earlier we all like grew up in our families where the quilts are especially like done using patchwork. So the old clothes are taken, especially saris and dhotis, and they are stitched to make a quilt. जो तकनीक मैंने चुनी वह क्रोशिया थी और मैंने उन्हीं बुनियादी बातों से शुरुआत की जो मेरे दिमाग में थी। यह कुछ ऐसा था जैसे बस इसे स्ट्रिप्स और क्रोशिया में तब्दील करें और देखें। तो पहली सतह जो मैंने बनाई वो काफी कठोर थी क्योंकि सूत मोटा था, लेकिन फिर क्रोशिया का डिजाइन जो मैंने बनाया जिसकी बुनावट में कड़ापन आ गया क्योंकि जो कपड़ा मैंने लिया था वह लंबाई में काटा गया था। इसलिए मैंने सतहें बनाना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि वो अलग कैसे है, और फिर ये जानने की भी कोशिश की कि किस सतह की क्षमता ज्यादा संभावना से भरी है ताकि इसे आगे भी एक उत्पाद के रूप में उपयोग किया जा सके। इसलिए मैंने कई तरह की खोजें की, लेकिन उसके किनारे बेहद खराब हो गए। मैंने उन्हें सिलना शुरू किया। And then जो first initial explorations थे उसमें frayed edges थे, like you could see. तो मैंने 3 साड़ियाँ ली और तीनों का फैब्रिक पॉलिएस्टर है। ये वाली साड़ी प्रिंटेड बांधनी की है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्रेविंग के साथ सूती और यहाँ तक कि सिल्क की साड़ियों की बजाय सैटिन और रिबन की तरह फ्लो वाली साड़ियाँ अधिक नाजुक रहेंगी। मुझे लगता है पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जो सही अनुपात में स्ट्रेंथ और लचीलापन देता है और मुझे ये जरूर आजमाना चाहिए। स्मोकिंग मूल रूप से कपड़े को बहुत रचनात्मक तरीके से इकट्ठा करने की कला है और किसी को पोशाक में बिना बटन लगाए भी हिलने डुलने की स्वाभाविक स्वतंत्रता देती है। मैं स्मोकिंग की कारीगरी को हमेशा पश्चिमी देशों की पोशाकों जैसे टी शर्ट्स और कफ्स वगैरह में देखती आई, लेकिन भारतीय साड़ियों में इस कला को देखना बहुत ही अलग अनुभव था। इसलिए मैं इस कला के साथ आगे बढ़ना चाहती थी और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद मैंने देखा कि यह दोनों तरफ से बहुत अलग दिखते थे और रोशनी में अलग अलग प्रतिबिंबित होते थे और साड़ी के बॉर्डर ने इसमें 4 चांद लगा दिए। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि यह एक ऐसे मिश्रण के रूप में बहुत अच्छा हो सकता है और आपके घर में भारतीयता का एक तत्व जोड़ सकता है। तो जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रही हूँ वो मूल रूप से छोटे कपड़ों को सूत की पट्टियों में काटना है और ये हमारा बना हुआ कपड़ा हो गया। मैं उन सूत की पट्टियों को कट पीस फैब्रिक से लेती हूँ और उन्हें बुनकर बड़ी चटाई या दरिया बना देती हूँ। मैं आजकल यही कर रही हूँ। मैं उन बेकार पड़े छोटे टुकड़ों के फैब्रिक का फिर से उपयोग करके कुछ ऐसा बना रही हूँ जिससे इसका कोई मतलब निकले। मैंने बुनाई को चुना क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा था उससे बुनाई का काम किया जा सकता था। इसलिए मैंने बुनाई को चुना क्योंकि मैं देख पा रही थी कि इससे एक बढ़िया किस्म की दरी, गलीचा, चटाई जैसा कुछ बन रहा है। मुझे लगा कि इसमें से इसका कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। हो सकता है कि आखिरकार मैं इससे कुछ बना सकूं और ये लोगों को समझ में आए। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य पहले से मौजूद कपड़ों का फिर से उपयोग करना था जो बाजार में थे लेकिन केवल एक वेस्ट की तरह। इसीलिए ये मेरी इच्छा थी कि मैं इसे सौंदर्यपूर्ण और उपयोगकर्ता के अनुकूल वस्तु में बदल सकूं। My this thing was कि I want to transform it into something very beautiful and aesthetic and user friendly. अपने कोर्स के दौरान मैंने सीखा कि टी शर्ट को धागे में कैसे काटा जाता है और मैंने टी शर्ट को धागे में काटने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग किया, ये देखने के लिए कि कुल मिलाकर सबसे अच्छी तकनीक कौन सी है। तो एक बार जब मैंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे मुझे अच्छा सूत मिले, जिससे कम से कम कचरा पैदा हो, तो मैंने अलग अलग टुकड़े बनाने के लिए इसे आगे बढ़ाया। जैसे कि मैंने कुछ सैंपल्स बनाए और उसमें अलग अलग टांकों का इस्तेमाल किया और मुझे पता चला कि सबसे मजबूत और सबसे लचकदार क्या है। और हाँ, मैंने ये भी जाना कि अलग अलग स्टिचिंग के अलग अलग काम और नतीजे होते हैं।
मैं रस्सियों के साथ काम कर रही हूँ, तो वहाँ वे कारखाने के कचरे से भी अपना काम शुरू करते हैं, जैसे कि साड़ी और रुमाल जैसी ज्यादातर पोशाक सामग्री के बॉर्डर या साइड रिज वे वहीं से लेते हैं। तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ से वे रस्सियाँ बनाने के लिए कपड़ा चुनते हैं। और फिर हम ये जान ही रहे हैं कि हम रस्सियों के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। आमतौर पर रस्सियों का इस्तेमाल चारपाई और कुर्सी या बैठने जैसी किन्हीं चीजों के लिए किया जा रहा है। हर एक फैब्रिक, हर एक सामग्री और हर तरह का कपड़ा अपनी खासियतों के साथ आता है। हर एक की सीमा को समझना, फिर भी अपनी पूरी संभावना पर काम करना ही डिजाइन प्रोजेक्ट को और भी दिलचस्प बनाता है। और यह एक सच है कि डिजाइनिंग की अपनी पढ़ाई से अलग जाकर वे बड़े लक्ष्यों को पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंट और दिखाई देने वाले एलिमेंट के अलावा इसमें कुछ एहसास और बनावट भी थी। इसलिए मैं ये ध्यान रखूंगा कि सिंथेटिक सामग्री के इस्तेमाल से बचने के लिए मैं खास तौर पर प्राकृतिक उत्पादकों का ही इस्तेमाल करूं, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है और इस तरह ये हमारे पर्यावरण को खराब भी करता है। प्राकृतिक रंगाई से जुड़े रहते हुए मैंने देखा कि रंगाई उद्योग बहुत अधिक जल प्रदूषण पैदा करता है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तो इस खास प्रोजेक्ट के लिए सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए हम सेकेंड हैंड बाजारों में गए ताकि वह एक जागृति ला सके, जो कि मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के पास पहले से ही है। और क्योंकि हम किफायती और सेकेंड हैंड कपड़ों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास पहले से ही वह टिकाऊ मानसिकता है। हम इसे दोबारा इस्तेमाल करने और धरती पर से कचरे को कम करने के तरीकों के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट्स में लाने की कोशिश करते हैं। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम इन मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इनमें से कुछ भी बर्बाद ना हो। We aren't wasting any of it. सबसे पहले जब हम कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में मन बनाते हैं तो उस तक पहुंचने से पहले हम राह में आने वाली समस्याओं के बारे में भी सोचते हैं। तो इसलिए समाधान खोजते हुए हमें यह भी विश्वास बनाना होता है कि क्या वाकई ये एक बढ़िया समाधान है। मुझे लगता है कि उत्पाद की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये मटेरियल्स ऐसे हैं जो दोबारा निर्माण प्रक्रिया में आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में आने से पहले ही उनकी काफी लंबी शेल्फ लाइफ हो चुकी है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये उत्पाद उपयोगी साबित होगा? क्या ये ऐसा साबित हो सकता है जिसे लोग वैल्यू दें और लंबे समय तक अपने पास रख पाएं? अब लोगों में बदलाव आ रहा है। अब साइकिलिंग ट्रेंड में आ गई है। लोग ट्रेड सेंटर बन रहे हैं, इसलिए लोग अब अपने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इस चीज का इस्तेमाल इस नए और अलग तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप साड़ी से पर्दे बना सकते हैं, तो ऐसा किसने सोचा होगा? कला और डिजाइन के बीच अंतर एकदम साफ है। कला निश्चित रूप से अधिक व्यक्तिगत है और हम अभी ये सीख रहे हैं कि अपने लिए कला और दूसरों के लिए कला के बीच संतुलन किस तरह बनाया जाए। इसलिए मैं कला का आनंद लेती हूँ। यह लंबे और व्यस्त 6 सप्ताह के दिन रहे और आखिर में हम डिजाइन लैब को उत्पादों, कपड़ों और उनकी अलग अलग शैलियों की एक श्रृंखला से भरे हुए देखते हैं, जैसे जीन्स, फ्लोरल्स, रस्सियाँ, साड़ियाँ, क्रोशिये के काम, बुनाई के काम वगैरह। ये सब कक्षा यानी डिजाइन लैब को एक बहुत रचनात्मक जगह में बदल देता है। इसे एक ऐसी जगह बना देता है जहाँ स्वतंत्र सोच और कला में जोखिम लेने का प्रबल विचार हो। विचारों को सच का रूप देना, कपड़े की कतरन के हर इंच का इस्तेमाल करना और कुछ भी बर्बाद नहीं होने देना, ये सब कला के लिए ही प्यार है। हमने अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्रों के साथ अपनी यात्रा शुरू की, यह देखने के लिए कि हमारे युवा डिजाइनर कपड़ा उद्योग के भविष्य के लिए किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और कौन से रुझान बना रहे हैं। यह एक तरह का प्रशिक्षण और सीख है जो डिजाइनरों को पेशेवर दुनिया में एक ठोस बदलाव लाने में मदद कर रही है। आगे हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तरफ जाते हैं, यह देखने के लिए कि NIT के पूर्व छात्र रिसाइकल कपड़े का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं।
पुराने कपड़ों को दोबारा उपयोग में लाना और उनका उपयोग करना जीवन के एक तरीके में शामिल रहा है और यही हम आपको क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस के इस सीजन में दिखा रहे हैं। पुराने कपड़ों से बच्चों की रजाई या गोदड़ी बनाना, फैब्रिक वेस्ट को खिलौने और रजाई में बदलना, सेना की पुरानी वर्दी से बैग बनाना, कपड़े की कतरनों से डॉग बेड्स बनाना, इस तरह पुराने कपड़ों के दोबारा उपयोग की संभावनाएं अनंत हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह भारत में एक पूरा का पूरा समुदाय है जिसे वाघरी कहा जाता है, जो भारत के पुराने कपड़ों के इनविजिबल रिसाइकलर्स हैं। वे बर्तनों के लिए पुराने कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं और हमने ये भी दिखाया कि वो किस तरह कारखानों से बेकार कपड़े के साथ साथ जो सेकंड हैंड कपड़े इकट्ठा करते हैं उनका इस्तेमाल डिजाइन के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। इस मामले में खास तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन या NID का जिक्र किया जा रहा है। तेजल देश पांडे एक ऐसी डिजाइनर हैं जिन्होंने NID में अपने प्रशिक्षण का इस्तेमाल खुद का ब्रांड शुरू करने के लिए किया है। मैंने तेजल केयूर टेक्सटाइल्स ब्रांड से शुरुआत की, जहां हम बेकार और पुरानी पड़ी साड़ियों को मुख्य रूप से फैशन बैग्स और क्लचेस जैसे डिजाइन प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं। जब मैं NID की छात्रा थी तो हमारे पास हर सेमेस्टर के आखिर में डिजाइन प्रोजेक्ट्स होते थे और 2 या 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने सरप्लस मटेरियल का इस्तेमाल किया। यह कुछ ऐसा था जैसे यह मेरे अवचेतन ने ही चुना। मुझे अपसाइक्लिंग या रिसाइक्लिंग के कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं थी, लेकिन उस समय मैं एक इंडस्ट्री विजिट पर गई थी। मैंने पाया कि मैं वहाँ एक अलग मकसद से गई थी, लेकिन एक अलग विजन के साथ लौटी हूँ। तेजल जिस उद्योग की बात कर रही हैं, वह अहमदाबाद में कपड़े के ढेर के पहाड़ के ठीक पीछे स्थित था। कूड़े में इतनी भारी मात्रा में फेंके गए कपड़े और पुरानी साड़ियाँ देखने के बाद ही तेजल ने इसके बारे में कुछ करने के लिए सोचा। मैंने अपने काम में उन बेकार पड़ी सामग्रियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सौभाग्य से NID की फैकल्टीज ने भी इस कॉन्सेप्ट के साथ मेरा समर्थन किया। उन्होंने वाकई में मुझे प्रेरित किया। जबकि अहमदाबाद में दिल्ली दरवाजा से लेकर दरियापुर तक फैब्रिक वेस्ट और सेकंड हैंड कपड़ों के तैयार बाजार थे, लेकिन तेजल को अपने शहर कोल्हापुर में नए सिरे से अपने संपर्क बनाने शुरू करने पड़े। तो दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में महिलाओं का एक समुदाय है जिसे बोहारिन कहा जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा वाघरी समुदाय आपको अहमदाबाद, गुजरात या राजस्थान क्षेत्र में मिलता है। इसलिए वे घर घर जाकर पुरानी साड़ियाँ या कपड़े इकट्ठा करते हैं और बदले में वे आपको छोटे बर्तन देते हैं। So I slowly started going out to the Sunday markets that are here. So that's where all these ladies gather on Sundays and then they sell their clothings that they have collected from door to door. हर साल हजारों तीर्थ यात्री कोल्हापुर आते हैं। वे देवी महालक्ष्मी की पूजा कर उन्हें साड़ियाँ अर्पित करते हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ साड़ियाँ बेकार हो जाती हैं, लेकिन कोल्हापुर के लोगों ने इसे एक संसाधन के रूप में देखा। मंदिर के आसपास की कुछ स्थानीय दुकानों ने इन साड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और यह उन कुछ माध्यमों में से एक बन गया जहां से तेजल को अपने काम के लिए कच्चा माल मिला। तेजल और उनके पति अपनी खरीदी हुई सेकंड हैंड साड़ियाँ लेकर अम्बेवाड़ी गांव में पहुँचे हैं, लेकिन ये महिलाएं उन साड़ियों के साथ आखिर क्या करने वाली हैं? इन साड़ियों को तेजल केयूर टेक्सटाइल्स ब्रांड नाम के तहत बैग्स, वॉलेट्स और टोकरियों जैसी वस्तुओं में पुनः निर्मित किया जा रहा है। तेजल और उनके पति केयूर द्वारा स्थापित उनके खुद के ब्रांड का विचार उन्हें लॉकडाउन के दौरान आया। कोविड के दौरान हमारे पहले के दोनों काम एक तरह से ठहराव के चरण में थे। जहां हम पहले बहुत यात्रा किया करते थे, अब पूरी तरह से होम बाउंड हो गए थे। हमारे पास प्रयोग करने के लिए बहुत समय था। जो चीजें हमारे पास पहले से ही थी, उन्हें समझने के लिए भी हमारे पास बहुत समय था। उस प्रक्रिया में से ही हमें प्रेरणा मिली कि हम उस सामग्री की तलाश करें जो हमारे करीब थी। हमने उसमें से कुछ नया बनाने की कोशिश की, उन लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की जिन तक कोविड के दौरान हम आसानी से पहुंच सकते थे, और यही कुछ ऐसा था जिसने इस ब्रांड को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
तो मैंने कोल्हापुर में महिलाओं के एक छोटे समूह को प्रशिक्षण देना शुरू किया और मैंने उन्हें सिखाया कि बुनाई कैसे करें, जैसे कि साड़ियों की पट्टियों से क्रोशिया की बुनाई। मुझे वाकई में कहना होगा कि स्त्रियों के इस समूह ने इसे वाकई बहुत अच्छी तरह से सीखा भी। हाल ही में तेजल और केयूर ने गांव की 7 महिलाओं को रोजगार दिया है। कोई यहाँ नीता के घर आता है तो कोई कपड़े घर ले जाता है। जैसे ही ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ने लगी, हमें यह समझाने की जरूरत महसूस हुई कि यह कोई मशीनी काम नहीं है जो इन उत्पादों का निर्माण करता है, और जितने अनोखे ये उत्पाद हैं उतने ही शानदार इन्हें बनाने वाले लोग भी हैं। इसलिए हम हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों के सामने लाया जाए। हमारे द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर प्रदर्शित करते ही हैं, बल्कि बाकी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी हम अपने प्रोडक्ट्स प्रदर्शित करते हैं। स्थानीय स्तर पर कच्चा माल खरीदकर, आसपास के क्षेत्रों से कारीगरों को काम पर रखकर और फेंकी गई साड़ियों को दोबारा इस्तेमाल करके तेजल और केयूर अपने उत्पादों को एक कॉन्शियस दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्बन फुटप्रिंट को जितना हो सके उतना कम रखा है और कपड़ों को लैंडफिल से दूर रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसे कि क्लोथ्स विद अ कॉन्शियस का दूसरा सीजन अब समाप्त हो रहा है, हम आशा करते हैं कि हमने आपको एक एक कपड़ा, एक एक कतरन को रिसाइकल या अपसाइकल कर हमारी धरती को बचाने में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित जरूर किया होगा।